हम लोगों ने एक फार्मूला डिराइव किया था कि कापा इक्वल टू जी इंटू एल बाई ए होता है। ठीक है। और हम लोग क्या कहते थे? हम लोग ये कहते थे कि कापा उस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस है जिसका वॉल्यूम कितना है बेटा? 1 सेंटीमीटर क्यूब, है ना? अब एक बार फिर से मुझे बताओ कि यहां पे एल क्या होता था, बता सकते हो? कैथोड और एनोड के बीच का डिस्टेंस। ए क्या होता था? ठीक है, एरिया। और आपको ये पता होगा कि हम सभी एल बाई ए को डायरेक्ट सेल कांस्टेंट बोलते हैं। एल बाई ए को क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट बोलते हैं। और एक बात बताओ, देखो इधर, अभी देखो, मान लो जिस रूम में हम बैठे हैं इसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक। और अभी यहां पर NaCl का सोल्यूशन है, तो उसकी जो कंडक्टेंस आएगी वही तो कापा के इक्वल होगी। अगर मैं उस सोल्यूशन को निकाल बाहर फेंकूं और यहां KCl या कुछ और ले आऊं, तो क्या कंडक्टेंस बदलेगी? नहीं बदलेगी। लेकिन क्या चीज नहीं बदलेगी? एल बाई ए। एल वही रहा, ए वही रहा। इसीलिए हम एल बाई ए को सेल कांस्टेंट बोलते हैं और ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट बदलने से एल बाई ए की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता। ठीक। और अगर आपसे छोटे छोटे सवाल मैं आपको पूछूं कि भाई, अगर ये कहा जाए कि भाई कापा की यूनिट क्या होगी और सीजीएस सिस्टम में क्या होगी, तो कापा की यूनिट होगी, जी क्या है? 1/r। और 1/r की यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स। और एल बाई ए की यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक तो यूनिट हो गई ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और ओम इनवर्स को हम कहते हैं साइमन बोलते हैं, या महो। और आगे हो गया बेटा सेंटीमीटर-1। तो आप मुझे ये पहले बता दीजिए कि कापा की यूनिट जो है, जो मैंने कैलकुलेट करी है, समझ में आ गया बेटा? है। और अगर एसआई यूनिट होती राहुल तो क्या होता? तो सेंटीमीटर इनवर्स की जगह पे क्या हो जाता? मीटर इनवर्स हो जाता। ठीक है, मेरी बात सुनो। अगर केमिस्ट्री में कंडक्टेंस को पढ़ना है तो आपको तीन कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। एक तो कापा है, वो तो मैंने बता दिया। इसके अलावा एक और होता है, एक या दो और होगा। एक कहलाता है मोलर कंडक्टेंस और एक कहलाता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। एक कहलाता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो एक हो गया बेटा मोलर कंडक्टेंस और एक हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। बेटा थ्योरी एक बार पढ़ लो, क्वेश्चन तो मैं शॉर्टकट्स में कराऊंगा, अभी आप देखिएगा, लेकिन एक बार थ्योरी का गो थ्रू तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन मेन मेन चीजें तो पता होनी चाहिए। देखो, मोलर कंडक्टेंस को अपा शो करते हैं लेमडा एम से, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम लेमडा ई से भी बोलते हैं, या ई क्यू यू आई भी बोल देते हैं। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक बेटा, देखो, अगर मुझे यह कहा जाए कि शॉर्टकट में क्या चीज होगी, तो पता है बेटा मोलर कंडक्टेंस हम क्या कहेंगे? ये मोलर कंडक्टेंस हो गया, देखो क्या लिख रहा हूं, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, नोट कर लो शॉर्टकट में, कंटेनिंग
1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। एक बार लिख लो फिर मैं आपको समझाऊंगा। और लेमडा ई होता है कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन containing containing 1 equivalent of solute। ठीक है भाई जी, है? अब मैं बिल्कुल ड्रॉपर क्लास के मोड में हूं, है ना? उनको उतनी ही थ्योरी पढ़ाई जाए जितने की जरूरत है, और मैक्सिमम टाइम न्यूमेरिकल्स और शॉर्टकट्स में लगाया जाए। ठीक है बेटा, बोलूं? देखो, आपको पता है कापा क्या है? कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा मोलर कंडक्टेंस क्या होगी? नाम है मोलर कंडक्टेंस। ऐसे सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है? 1 मोल है। सिंपल। लेमडा इक्विवेलेंट किसको बोलेंगे? कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट के कितने इक्विवेलेंट हैं? 1 है। आ गया समझ में? अगर बच्चों गौर से देखो तो मैंने आपको 3 डिफिनीशन बताई है। एक तो कापा की बताई है, एक लेमडा एम की बताई है, एक लेमडा इक्विवेलेंट की बताई है। लेकिन लेकिन आप जरा मुझे सारे बच्चे रिस्पॉन्स करके मुझे बताना, क्या कापा, अच्छा तीनों 1 की बात करते हैं? लेमडा मोलर 1 मोल, लेमडा इक्विवेलेंट 1 इक्विवेलेंट, कापा 1 सेंटीमीटर क्यूब, तीनों 1 की बात करते हैं। लेकिन तीनों के 1 में फर्क है। एक में वॉल्यूम होना चाहिए 1 सेंटीमीटर क्यूब, एक में होना चाहिए 1 मोल, और एक में होना चाहिए 1 इक्विवेलेंट। ठीक है? तो बेटा इस टॉपिक में इन्हीं 3 टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं उससे पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आप पहले समझ लीजिए। ये समझ में आ गए हैं? एक बार फिर से भाई माधव बताना भाई, कापा क्या है? 1 ml सोल्यूशन का कंडक्टेंस, बस ऐसे शॉर्टकट में याद रखो। लेमडा एम क्या है? 1 मोल सोल्यूशन का कंडक्टेंस। लेमडा ई क्या है? बोलो, 1 मोल 1 इक्विवेलेंट का कंडक्टेंस। ठीक है? अब आगे देखो बेटा, अगर मैं इनके बारे में थोड़ा आपको रिलेशन के बारे में बात करूं कि इनका आपस में क्या संबंध हो सकता है। देखो तीनों 1 की बात करते हैं, देखो इधर ध्यान से देखो बेटा, तीनों 1 की बात करते हैं। अब जब तीनों 1 की बात करते हैं तो इनमें क्या रिलेशन हो सकता है? देखो रिलेशन ये होता है, लेमडा एम इक्वल टू होता है वी इंटू कापा। वी इंटू क्या बेटा? कापा। और लेमडा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है वी इंटू कापा। ये फार्मूला होता है। ठीक, रुक जाना एक मिनट। लेमडा एम क्या है और कापा क्या है? लेमडा ई क्या है और कापा क्या है? तो पता है आपको, है ना? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे वी क्या है, तो बेटा वी है वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट? बोलो, कंटेनिंग, देखो ध्यान से, या तो 1 मोल या फिर 1 इक्विवेलेंट ऑफ, बोलो बेटा, सैल्यूट। देखो ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि लेमडा एम इक्वल टू वी इंटू कापा होता है, लेमडा इक्विवेलेंट होता है वी इंटू कापा होता है। एक बार फिर से मुझे बताना, वी क्या चीज होती है? वी वॉल्यूम है। किस यूनिट में? सेंटीमीटर क्यूब में। सर क्या मीटर क्यूब नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट किसको कवर करता है? सीजीएस को। तो हम लोग ज्यादातर स्थितियों में
सीजीएस पे ही बात करते हैं, ना कि एसआई यूनिट पे बात करते हैं। एसआई यूनिट की बातें फिजिक्स में ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन केमिस्ट्री में सीजीएस चलता है। तो एक बात मुझे ये बताना बेटा, इधर देखो, इधर देखो, क्या कापा जो है, ठीक है, कापा जो है, एक बार मैं इस फार्मूले को थोड़ा जस्टिफाई कर दूं। जब हम प्लस टू में होते हैं तो इसका पूरा डेरिवेशन देते हैं, लेकिन ड्रॉपर के बैच में कम से कम थोड़ा जस्टिफाई तो कर दूं मैं, कि सर आपने कैसे लिख दिया। ठीक है, तो अगर मैं एक चीज आपको समझा दूं ये वाला, तो ये वाला भी अनुज बेटा समझ में आ जाएगा। एक समझा दूं, जरा मुझे कापा बताना क्या है। कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन पर है सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान से देखो, अगर ये फार्मूला मैं आपको डायमेंशनली मैच करा दूं तो कॉन्सेप्ट मैच कर गया। और वी क्या है? वॉल्यूम इन सेंटीमीटर कंटेनिंग 1 मोल सॉल्यूट। जरा ये दिख रहा है आपको? ये क्या है? सेंटीमीटर क्यूब। और ये क्या है? कंडक्टेंस पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, खुशी कैंसिल हो गया, बचा क्या? 1 मोल कंडक्टेंस बचा। और 1 मोल का जो कंडक्टेंस होता है वही तो लेमडा एम होता है। ठीक है, फार्मूला जस्टिफाइड है बेटा? है? चलो एक बार फिर बता देते हैं। कापा क्या है राहुल? कंडक्टेंस पता नहीं कितने का, मुझे नहीं पता, लेकिन पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। और वी क्या है? वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब कंटेनिंग 1 मोल है। तो सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल। इधर क्या बचा? 1 मोल। और उधर है कंडक्टेंस पता नहीं कितने का। अब उसमें कितने का मल्टीप्लाई हो गया? 1 मोल। क्या तो क्या कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल नहीं आया? उसी को तो लैम्डा एम कहते हैं। जस्टिफाइड? क्लियर है? क्या इसमें समझाना पड़ेगा? बस एक इक्विवेलेंट कर लेना है। अब सुनो बेटा, इधर देखो, अगर किसी सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या है? m है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम्म कि m मोल्स अगर मोलारिटी m है, क्या वो 1 लीटर में या 1000 सेंटीमीटर क्यूब में या 1000 ml में मौजूद है? भाई मेरे, अगर किसी सोल्यूशन की मोलारिटी m है तो इसका क्या मतलब हुआ? कि m मोल पर लीटर। लेकिन हम लीटर में नहीं कर रहे हैं, हम किस में कर रहे हैं? सेंटीमीटर क्यूब में कर रहे हैं। तो ये बताओ, m मोल इतने में डिसॉल्व है, तो 1 मोल कितने में डिसॉल्व होंगे? 1000/m सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब बेटा इधर देखो, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, ये वाली वैल्यू क्या है? 1000/m। 1000/m क्या है बेटा? सेंटीमीटर क्यूब है, यानी वॉल्यूम है। क्या ये वॉल्यूम है कि नहीं भाई राहुल? है? ये वॉल्यूम है ना? इस वॉल्यूम में कितने मोल हैं? 1 मोल है। तो कह सकता हूं ये 1 मोल का करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम है। वी क्या होता है? 1 मोल के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम। तो क्या मैं वी की जगह पे 1000/m लिख सकता हूं क्या? है? तो फार्मूला अब ये क्या हो गया बताना भाई? लेमडा एम इक्वल टू कापा इंटू 1000/m, राइट? बोलो, क्लियर है? आ गया समझ में? ये फार्मूला हम लोगों ने यहां पर ये डिराइव कर लिया। और लेमडा एम इक्वल टू कापा इंटू 1000/m जस्टिफाइड है बेटा। अगर आपके समझ में आ रहा हो तो मैं यहां क्या लिखने वाला हूं? मैं यहां पे ये लिखने वाला हूं कि लेमडा इक्विवेलेंट इक्वल टू कापा, और यहां पर v की जगह पे 1000 बाई मोलारिटी की जगह पे नॉर्मेलिटी लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा?
क्योंकि मोलारिटी का संबंध मोल से होता है, लेकिन नॉर्मेलिटी का संबंध जो है वो इक्विवेलेंट से होता है, और यहां मामला इक्विवेलेंट का है। तो क्या बच्चों को ये फार्मूला भी समझ में आया बेटा? ठीक, क्लियर है? क्या इतने से बहुत ही मतलब कन्फाइंड वे में समझा दिया? क्या समझ में आया? है ना? अब अगर ये समझ में आ गया है तो थोड़ी सी बात यूनिट की कर ली जाए, क्योंकि पीएमटी में इन दोनों के यूनिट आ चुके हैं। ठीक है, तो देखो, लेमडा एम की यूनिट में बताने जा रहा हूं। बता सकते हो बेटा कापा की यूनिट क्या थी? ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। थाउजेंड की कोई यूनिट नहीं होगी, लेकिन मोलारिटी की क्या यूनिट होती है? हमने एमएल में लिया था। तो क्या ये मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब नहीं किया था? है ना? अभी किसी बच्चे ने जवाब दिया था मोल्स पर लीटर, और मैंने कहा ना, बिल्कुल गलत। मैंने क्या लिखा? मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। पता है क्यों लिखा है? क्योंकि आपने ये जो फार्मूला डिराइव किया है वो आप थाउजेंड तभी लेके आए हो जब आपने 1 लीटर की जगह पे 1000 सेंटीमीटर क्यूब किया है। तो अब आप लीटर कैसे लिख सकते हो? कैसे लिख सकते हो? सोचो की बात। और लिखोगे तो गलत है भाई। आ रहा है समझ में? तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने मोल्स पर लीटर क्यों नहीं लिखा, समझ में आया? और अगर मुझे मोल्स पर लीटर लिखने का शौक है ना, तो मैं लिख सकता हूं भाई, लेकिन फिर वहां पे थाउजेंड में नहीं लिखूंगा, 1 लीटर लिखूंगा। ठीक, लेकिन ये बताओ, हाँ, तो 1000/m, तो m की यूनिट ठीक लिखी है, कापा की यूनिट ठीक लिखी है। 1000 एक न्यूमेरिक नंबर है, उसकी कोई यूनिट नहीं होगी। इसको सॉल्व कर लो। तो क्या लेमडा m की यूनिट जो होगी वो ओम इनवर्स, ये चीज ऊपर चली गई, सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, और पर मोल होगा। क्या समझ में आया? मुझे अच्छे से याद है पीएमटी में ये यूनिट पूछी जा चुकी है। तो या तो रट्टा मार लो और या फिर समझ लो, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे पढ़ना चाहते हो, और बच्चे का स्टाइल अलग होता है? तो आप ये बता सकते हो फिर कि हम लेमडा इक्विवेलेंट की यूनिट क्या लेने वाले हैं? ओम इनवर्स, आगे सेंटीमीटर स्क्वायर, आगे बोलो, पर क्या बेटा? इक्विवेलेंट होगा। है? और सुनो, अब शॉर्टकट में कैसे याद रखोगे वो भी याद रखो ना। कोई काम अगर 10 सेकंड में होता हो, अगर 1 सेकंड में हो जाए तो उससे अच्छी क्या बात है। इधर देखो, कापा की यूनिट याद है क्या? देखो, दिमाग से एक बार चीजें जब पढ़ लेते हो ना, तो मेडिकल में कोई बहुत हाई फाई सवाल नहीं आते कि मैं आपको एडवांस की प्रॉब्लम करा दूं। जो आते हैं बड़े हल्के होते हैं, कितनी जल्दी करते हो इंपॉर्टेंट होता है। एक तो इस तरह से याद करो भाई कि यार हम याद नहीं करते, हम करेंगे। ठीक है, और अगर आपने समझ लिया तो कैसे याद करोगे? कापा का याद है, एक का याद है, ओम इनवर्स क्या? सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स तीनों में है शायद? है? क्या कापा का 1 मोल और 1 इक्विवेलेंट से कुछ लेना देना है? नहीं है। लेकिन लेमडा इक्विवेलेंट में, लेमडा एम में या लेमडा ई में, अगर लेमडा एम की बात करें तो पर मोल भी आएगा। पक्का? क्लियर है? अब मेरे को एक बात ये पहले बताओ, यहां सेंटीमीटर क्या दिख रहा है? स्क्वायर। और वहां क्या था? ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। तो अगर सेंटीमीटर इनवर्स नहीं है, कुछ और है, तो या तो वो लेमडा एम की यूनिट होगी या लेमडा ई की होगी। तो अगर एक वैल्यू याद है, तो जैसे मान लो आपको कापा की याद है, ओम इनवर्स क्या? सेंटीमीटर इनवर्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर लेमडा एम की बात करोगे, किसकी? लेमडा एम की, तो ओम इनवर्स वही रहा, लेकिन पर मोल आ जाएगा या पर इक्विवेलेंट आ जाएगा। और सेंटीमीटर में जो यूनिट दिखाई देगी वो -1 नहीं होगी, कुछ और होगी। और एक बार पढ़ने के बाद आप देख सकते हो कि हर जगह, दोनों जगह क्या दिख रहा है आपको? सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे? कैसे? क्योंकि वहां सेंटीमीटर इनवर्स है
और जब हमने सेंटीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई किया था तो सेंटीमीटर क्यूब और सेंटी -1 तो मल्टीप्लाई होके क्या आए थे। तो ऐसे याद कर लो एक बार। जैसे आपसे मैं 2 दिन के बाद पूछूं कि लेमडा एम की यूनिट बताओ, सर पर मोल तो होगी, ओम इनवर्स होगी ही, और बाकी 4 चॉइसेस दे दो, हम बता देंगे क्या है। तो इस तरह से भी करो और इस तरह से भी करो, फिर भी याद ना आए तो करके देख लो। आया समझ में? क्लियर है? और अभी देखिएगा, मैं एक बार पढ़ा लूं, फिर देखिएगा इस टॉपिक पे जो क्वेश्चन बनेंगे, आपको नहीं लगता है इलेक्ट्रोलिसिस के मैंने सारे क्वेश्चन एक्स फराडे, नंबर ऑफ फराडे इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से सारे नहीं निकलते हैं? ले आओ मेरे पास एक भी सवाल, आराम से कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिराइव कर लिया। ठीक है भाई, यूनिट्स की बात हो गई। रुक जाओ। 99% केसेस में, अब आपसे सवाल पूछ रहा हूं, 99% केसेस में सीजीएस के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन 1% एसआई यूनिट में भी आ सकते हैं। तो मैं एक छोटी सी ट्रिक यहां और बताऊंगा। देखिए कौन बताएगा मेरे को, जिसने मेरे से 12th पढ़ा है उसको तो पता होगा शायद, या आप तक भूल गया हो तो मैं कह नहीं सकता। लेमडा एम इक्वल टू ये फार्मूला जब लगाओगे तो सीजीएस चलेगा। अगर ये फार्मूला एसआई यूनिट में मैं बदलने की सोचूं तो मैं क्या करूं? यस, देखो सिंपल ट्रिक। ये 10 की पावर क्या है? 3। 10 की पावर -3 कर दो, यही फार्मूला एसआई का हो। तो जब भी इसके न्यूमेरिकल करो, कापा ऊपर नीचे मोलर, अरे पर मोल होगा तो पर मोल का एम नीचे होगा, कापा ऊपर है। अरे बेटा कितनी आसानी से समझ सकते हो, ये क्या है? लेमडा एम। कापा क्या है? कितने का भी कंडक्टेंस है। लेमडा एम क्या है? कितने का नहीं, 1 मोल का कंडक्टेंस। तो कापा बाई एम लेमडा एम नहीं होगा, कंडक्टेंस पर मोल। याद हो गया? अब दिमाग में कैसे रखना है, या तो 10 की पावर 3 या 10 की पावर -3। ऐसा ही 99%, 10 की पावर 3 1%, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 कब? जब मीटर का चक्कर पड़ जाए, एसआई यूनिट का पड़ जाए। याद हो गया? लॉजिक से पढ़ो, याद हो जाएगा। नहीं आया समझ में? आप उस चीज को जब पढ़ रहे हो ना तो उसकी गहराई तक घुस जाओ। यार कापा क्या था? कंडक्टेंस था कितने का भी। लेमडा एम किसका होगा ना भाई? पर मोल का होगा, तो कापा बाई एम आपका लेमडा एम हो गया। अब 10 की पावर 3 या 10 की पावर -3 वो आप देख लो, जब चाहो जिन हालातों में चाहो फार्मूले तैयार कर लो। रोहित भाई आज तो टीवी के अंदर बैठे हो, समझ में आ रहा है? तो आप मुझे सारे बच्चे पहले ये बताओ, क्या क्लियर हुआ है? आगे चलूं? याद हो गए फार्मूले, यूनिट याद हो गई, इंपॉर्टेंट बात यह है। अब अभी सारे जब सवाल कराएंगे तो उसका होगा। अब एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करते हैं, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन बहुत मजा आएगा। मैं चाहता हूं जितने भी कठिन चैप्टर हैं वो आपकी परफेक्शन पे हो, लेकिन थोड़ा सा आपको साथ देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है? अब इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन गारंटी है हर बच्चे की, 180 में से 150 से ऊपर नंबर आएंगे, कंफर्म है, अगर मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो। जितना हम कहें, जितना जितना कहें उतना करते चलो, और 150 से ऊपर जाओगे तो अब सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ गए हैं। अब की बार हमारे उन बच्चों का भी सिलेक्शन हो गया जिनके 600 नंबर हैं। पीछे हम मान के चल रहे थे ना कि 600 वालों का नहीं होगा, और उसके लिए वो किसी के लिए ब्लेसिंग हो गई, किसी के लिए वो गलत चीज हो गई। वो जो नया नियम नहीं है जिसमें 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरना पड़ रहा है,
तो अब 10 लाख रुपए जिनके मार्क्स अच्छे हैं वो तो बाहर चले गए, ठीक है, लेकिन जिनके मार्क्स कम थे उनको एडमिशन मिल गया। तो मुझे लग रहा है कि फायदा दोनों का हो गया, है ना। तो ऐसी अगर पॉलिसी बनी रही तो ये बात मान के चलिए कि अगली बार 600 में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर इस लेवल का पेपर आता है। और इस लेवल के पेपर में 600 नंबर अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्विक रिस्पॉन्स के साथ में आने चाहिए। आई बात समझ में? तो कॉन्फिडेंस रखो, हिम्मत रखो, मेहनत करो, अगले साल आप डॉक्टर बनोगे और अच्छे डॉक्टर बनोगे। तो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन की बात करते हैं। हाँ बेटा, हाँ ले आने तो तू तो टेंशन में रहेगा, सही बात है। नहीं बात सही है यार, अच्छा किया बता दिया। तो भाई जी सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि चीजें जितनी भी पढ़ो उसका बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट याद रखना। अब जैसे मैं, तब तक वो आता है तब तक मैं एक छोटी सी चीज रिवाइज कर दूं। बताओ, कापा लेमडा एम लेमडा ई तीनों को शॉर्टकट पता है? हैं? कापा बाई एम क्या है? मोलर कंडेंस। कापा बाई नॉर्मेलिटी एन। हो गया बेटा? क्लियर है? अच्छा, उसके बाद अगर मैं इसकी बजाय लेमडा एम और कापा का वी से रिलेशन दूं तो क्या आएगा? वी कापा। वी कापा आएगा। यूनिट के बारे में कापा की यूनिट बोलो। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। लेमडा एम में क्या परिवर्तन होगा? ओम इनवर्स तो तीनों जगह पे है, पर मोल आना तय है। वहां सेंटीमीटर इनवर्स नहीं होगा, सेंटीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, तो वो कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब एसआई यूनिट और सीजीएस की यूनिट में 10 की पावर 3 करोगे प्लस में तो क्या होगा? आ जाओ, बस रिवाइज करा रहा हूं, बोलो क्या होगा, बोलो। 10 की पावर 3 कब होगा और 10 की पावर -3 कब होगा? सीजीएस में मतलब 99% 10 की पावर 3, और एसआई यूनिट में क्या होगा? याद हो गया अभी तक तो? अब जिसने 12th में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, अब तो आ गया होगा समझ में। बस आगे बढ़ता हूं मैं। अब आ जाओ इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। बेटा लॉजिक से समझो। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, क्या फीलिंग आ रही है? पानी मिला रहे हैं? पानी मिलाने से तीनों कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है? कापा, लेमडा एम और लेमडा क्या बेटा? इक्विवेलेंट। पहले मैं जानकारी दे दूं, देखो, अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो क्या बढ़ाओगे? वॉल्यूम। क्या घटाओगे? कंसंट्रेशन। कापा की वैल्यू तो घटती है, लेकिन लेमडा एम और लेमडा ई की वैल्यू बढ़ती है। ये बात मैंने लिख तो दी, लेकिन अब मैं बच्चों को इसको लॉजिक से समझाने की कोशिश करूंगा। आजा भाई बेटा, बोर्ड की तरफ देखो, बोर्ड की तरफ देखो। देखो, कापा क्या है? कंडक्टेंस। इधर देखो, इधर देखो बेटा, इधर देखो। मान लो इस रूम का वॉल्यूम कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब, और हम सभी क्या है? आयंस हैं। तो कंडक्टेंस जो आएगी वो कापा होगी। अगर मैं यहां डाइल्यूशन बढ़ा दूं तो ये बताओ, पानी बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, और मान लो वॉल्यूम बढ़ के हो गया 2 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम बढ़ के कितना हो गया? पहले कितना था? तो हम सारे आयन यही थे। अगर 2 सेंटीमीटर क्यूब हो गया तो इसका मतलब इस जैसा एक रूम और हो गया है, और आयन तो वही है, लेकिन अब बच्चे यहां भी रहेंगे और ऊपर भी रहेंगे। तो क्या पर सेंटीमीटर क्यूब नंबर ऑफ आयंस कम हो गए? और कम हो गए तो कापा की वैल्यू घटेगी पानी मिलाने पर। बोलो, पक्की बात? लेकिन लेमडा एम और लेमडा ई की क्यों बढ़ती है? पहले बताओ। मोल्स तो फिक्स्ड है। कितने? 1 मोल। पहले 1 मोल एक ही कमरे में बैठे थे, पानी बढ़ा दोगे तो 10 कमरे में बैठ जाओगे, फैल जाओगे। मोल अब भी वही 1 है, अब भी, पहले भी 1 थे, अभी भी 1 है। तो क्या आपको नहीं लगता है आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ गई, फ्रीनेस बढ़ गई, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी? इसीलिए लेमडा एम और लेमडा ई बढ़ते हैं और कापा घटता है।
बोलो, आ गया समझ में? क्लियर है? तो ये रिजल्ट करने के बाद ने बेटा एक चीज और देखो बेटा, वॉल्यूम बढ़ा बढ़ा के बेटा आप कहां तक बढ़ा सकते हो? इन्फिनिटी। कंसंट्रेशन कितना कर सकते हो बेटा? जीरो। तो बेटा एक बात ये पहले बताओ, लेमडा एम के ऊपर अगर मैं इन्फिनिटी लिख दूं और लेमडा एम के ऊपर अगर मैं जीरो लिख दूं, इसका क्या मतलब होता है बेटा? ये है मोलर कंडक्टेंस एट इंफिनिटी डाइल्यूशन, ये है मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन। और इंफिनिटी डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन एक ही बात होती है, राइट? तो क्या ये वैल्यू इक्वल होगी कि नहीं होगी? हैं? और एक चीज और सुनो, एक चीज और सुनो, वॉल्यूम बढ़ने से लेमडा एम बढ़ता है, तो मैं वॉल्यूम कितना बढ़ा सकता हूं? इन्फिनिटी। तो वॉल्यूम अगर मैं इन्फिनिटी बढ़ा सकता हूं, तो मुझे लेमडा एम भी कितना मिल सकता है? इन्फिनिटी। क्या ये कंडक्टेंस मैक्सिमम कंडक्टेंस होगी कि नहीं? है? जब आप खुद कह रहे हो कि वॉल्यूम के बढ़ाने से लेमडा एम बढ़ता है, तो वॉल्यूम कहां तक अनुज बढ़ा सकते हो भाई? इन्फिनिटी तक। तो लेमडा एम भी कितना बढ़ा सकते हो? इन्फिनिटी तक। उससे ज्यादा भी बढ़ा सकते हो क्या? नहीं है ना? तो क्या इन्फिनिटी वाली वैल्यू लिमिटिंग लिमिट नहीं हुई? इसीलिए हम इनको बोलते हैं शॉर्टकट में एल एम सी। एल एम सी का क्या मतलब हुआ बच्चों? लिमिटिंग, आगे बोलो, मोलर कंडक्टेंस। आ रहा है सबके समझ में? इसका नाम एलएमसी क्यों पड़ा? बोलो, आया समझ में? और बच्चों एक बात ये बताओ कि अगर लेमडा एम सी लिखा है, तो सी का मतलब कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी, जीरो तो नहीं होगी। क्या ये भी लिमिटिंग है क्या? है? कौन है लिमिटिंग? इन्फिनिटी। तो बताओ लेमडा एम सी में और लेमडा एम इन्फिनिटी में कौन ज्यादा होगा? लेमडा एम इन्फिनिटी। और ये वाली वैल्यू कम होगी, कितनी कम होगी? हम लोग एक इक्वेशन पढ़ते थे, लेमडा एम सी इक्वल टू लेमडा एम इन्फिनिटी माइनस ए अंडर रूट सी। इस इक्वेशन को कुछ कहते थे, किसी को याद है? इस इक्वेशन को साइंटिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। देखो, फार्मूला जस्टिफाई कर दूं क्या बेटा? ये वाली वैल्यू इससे कम नहीं होगी बच्चों, कम होगी ना? तो इस वैल्यू में से माइनस करोगे तभी तो ये आएगा ना बेटा? है? अब कितना है? ए अंडर रूट सी है, जिसमें अभी बताऊंगा ए क्या है और सी क्या है। लेकिन इस इक्वेशन को हम शॉर्टकट में साइंटिस्ट के नाम से जानते थे, किसी को याद नहीं आ रहा है। इस इक्वेशन को शॉर्टकट में हम सभी डीएचओ इक्वेशन कहते थे। तीन साइंटिस्ट के नाम थे, डिबाई, हकल, ऑनसेगर इक्वेशन। मुझे अच्छे से याद है, पीएमटी में पूछा गया था डीएचओ इक्वेशन क्या होती है। डिबाई, हकल, ऑनसेगर, ये तीनों साइंटिस्टों के नाम हैं। उन्होंने रिसर्च करके इस फार्मूले को बताया था। बच्चों मुझे ये बताओ, लेमडा एम सी और लेमडा एम इन्फिनिटी पक्का क्लियर है? इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। शॉर्टकट में बोलूं, क्या ये वैल्यू एलएमसी है और ये वाली वैल्यू नॉन एलएमसी है ना? तो नॉन एलएमसी और एलएमसी में रिलेशन ये होता है, ठीक है, जिसमें सी तो आप समझ रहे होगे कंसंट्रेशन है। अब आता है ए। डेफिनेटली ए कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करती है। टाइप ऑफ क्या बेटा? इलेक्ट्रोलाइट। गौर से देखो, क्या यहां नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिखा है या टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिखा है? ऐसा क्वेश्चन एक बार आईआईटी एडवांस में पूछा गया। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो।
ये क्या लिखा है NaCl, ये क्या लिखा है KCl? क्या ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट सेम है क्या? नहीं, अलग अलग हैं पक्का, लेकिन इनकी टाइप सेम है। क्या ये यूनिवैलेंट नहीं है? क्या ये भी यूनिवैलेंट नहीं है? टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर सेम होगा तो उसका ए भी सेम होगा। पता है जेई वालों ने क्या पूछा था? किन दो इलेक्ट्रोलाइट का ए सेम होगा। उन्होंने ये नहीं पूछा था कितना होगा, उन्होंने ये पूछा था किन दो इलेक्ट्रोलाइट का ए सेम होगा। तो क्या ट्रिक लगाओगे? यूनिवैलेंट का यूनिवैलेंट के बराबर होगा, बाईवैलेंट का बाईवैलेंट के बराबर होगा, बाईवैलेंट का बाईवैलेंट के बराबर होगा, एक्सेट्रा। ठीक। अब अगर मैं आपसे पूछ दूं CaCl2 का ए ए CaCl2 का ए, ये बता दो CaCl2 का ए जो है वो किससे मिलेगा? आपका AlCl3 से मिलेगा या फिर MgBr2 से मिलेगा या दोनों से मिलेगा? MgBr2 से मिलेगा। ऐसे सवाल बनते हैं। हम लोग 12th में भी इस फार्मूले को डायरेक्ट पढ़ते थे, लेकिन जस्टिफाइड तो हो ही जाता है कि ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कम होगी, और ये जो ए है ये कांस्टेंट टर्म है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नहीं बेटा तमन्ना, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे करता है। आपको इतनी गहराई तक मेडिकल में नहीं जाना है, लेकिन इतना तो पता हो ना किन दो का सेम होगा, इतना तो पता होना चाहिए ना। आ गया समझ में? और अब जल्दी से क्वेश्चन में जाने से पहले एक चीज और पहले बता दो कि अगर हम ये इक्वेशन देखो, ये क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सी वैल्यूज वेरिएबल हैं? जल्दी बताओ डीएचओ में। एक तो ये वेरिएबल, अच्छा ये मैं चेंज करूंगा तो ये चेंज होगा, ए बदलता नहीं। ये भी मैक्सिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू कैसे चेंज हो जाएगी? इसका मतलब अगर मैं लेमडा एम सी और अंडर रूट सी के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं, तो क्या मुझे y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स का ग्राफ मिलना चाहिए? स्लोप नेगेटिव आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। क्यों भाई? बोलो। लेकिन मैं क्या देखता हूं, नोट करना एक पॉइंट, इफ वी ड्रॉ, हाँ भाई जितना पढ़ाया याद हो गया? मैंने पूछा भाई जितना पढ़ाया याद हो गया ना? जस्टिफाइड हो गए, सारी चीजें याद भी हो जाना चाहिए तब मजा है। तो आप ये पहले बताओ कि अगर मैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं लेमडा एम सी का वर्सेस ड्रॉ कर दूं किसके साथ? अंडर रूट सी के साथ में, तो मुझे कौन सी लाइन मिलनी चाहिए? स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए। लेकिन जब मैंने देखा तो देखो, वाई एक्सिस पे क्या ले लूं बेटा? लेमडा एम सी। एक्स एक्सिस पे क्या ले लूं बेटा? अंडर रूट सी। तो जब मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं तो मुझे स्ट्रेट लाइन मिलती है कुछ इस तरह की। थोड़ा सा बिल्कुल ही सीधा हो गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। थोड़ा एक्चुअल में इसको हटा दो, इसको हटा ही दो। और जब अपने पास टेक्नोलॉजी है तो इसको साफ है कर देते हैं। कुछ ग्राफ ऐसे आता है ना बेटा? और जब ये आता है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ, और जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो अंडर रूट सी और लेमडा एम सी के बीच में ग्राफ आता है, वो कुछ ऐसा आता है, एक झूला बन जाता है, झूला बन जाता है, वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, क्लियर है? देखो, समझाए भाई थोड़ा सा? देखो एक बार समझा देते हैं, लॉजिक समझा देते हैं बेटा, इधर देखो, इधर देखो, चले देखो, लेमडा एम सी और अंडर रूट सी का जो ग्राफ है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग बनता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग बनता है, राइट बेटा?
डीएचओ इक्वेशन के अकॉर्डिंग लाइन मतलब ग्राफ कैसा बनना चाहिए था? स्ट्रेट लाइन। कौन बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है? तो अगर मैं पहला सवाल आपसे तुरंत दे दूं कि डीएचओ इक्वेशन को कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डिसओबे करता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। और कौन फॉलो करता है? ठीक है। अच्छा, एक चीज ये आता है, देखो बेटा इधर देखो, इधर देखो, इसके ग्राफ में देखो तो शार्प चेंज है ना? इसमें झूले वाला चेंज है। तो झूले वाला चेंज क्या होता है? शार्प चेंज होता है कि अगर आप ऊपर से फिसले, ठीक है, तो जब तक नीचे नहीं आओगे जान अटकी रहती है, झूले वाला चेंज। और अगर झूला इस टाइप का हो तो इस पे कभी जान नहीं अटकती है और हम बड़े ही कंफर्टेबल रहते हैं। मानते होगे? अब इस बात का सवाल उठता है कि मैं क्या, ये क्या बेटा इसमें इसमें क्या शार्प चेंज है? नहीं, शार्प चेंज इसमें है। देखो मैं बताता हूं कैसे। देखो, ये रहा पानी एक कंटेनर में, राइट? मैंने यहां पर NaCl मिलाया और एक बार दूसरी स्थिति में पानी में मैंने एस्टिक एसिड मिला दिया। भाई साहब समझ लो, क्योंकि इसके बाद अब कोहरलॉच लॉ आएगा और उससे खूब सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और उसको कैसे शॉर्टकट से करोगे मैं बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक बार थ्योरी तो बता दूं जिससे कि बच्चों को समझ में आ जाए, भाई ये चीज हमें याद होनी चाहिए। ये बताओ, पानी है, NaCl है, क्या ये पूरा टूट गया कि नहीं टूट गया? जितने आयन बनने थे बन लिए हैं। NaCl है तो पूरा टूट ही जाएगा। अब इसके बाद अगर ऊपर से पानी मिलाओगे, डाइल्यूशन करोगे, डाइल्यूशन करोगे तो पानी मिलाओगे। बेटा बोर्ड की तरफ देखो, बोर्ड की तरफ। अगर आपने ऊपर से पानी मिलाया, क्या आयंस बढ़ेंगे? आयंस तो फिक्स है, जो टूटना था टूट गया। क्या होगा? बस ये जो आयन पास पास थे दूर हो गए, तो कंडक्टेंस बढ़ेगी। तो कंडक्टेंस नंबर की वजह से बढ़ी या कंडक्टेंस फ्रीनेस की वजह से बढ़ी? और फ्रीनेस की वजह से कंडक्टेंस कोई खास चेंज नहीं होती है ना? इधर आओ, यहां कौन है? एस्टिक एसिड। रुक जाओ, क्या ये पूरा टूटेगा? नहीं टूटेगा, कुछ तो टूटेगा, 5-10%, कुछ तो टूटेगा। मान लो 5% टूट गया इतने पानी में, है? अगर मैंने पानी यहां बढ़ाया तो क्या 5% टूटेगा? अब 10% टूटेगा। तो अब क्या देख रहे हो? क्या आयन बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? और पानी बढ़ाने से फ्रीनेस तो बढ़ी रही है। तो इसमें जो कंडक्टेंस चेंज आ रहा है वो एक फैक्टर की वजह से आ रहा है या दो फैक्टर की वजह से? आयन भी बढ़ रहे हैं शुरू शुरू में पानी बढ़ाने पर और फ्रीनेस भी बढ़ रही है। ग्राफ को स्टडी करो, नहीं दिख रहा है? कंसंट्रेशन में किया गया थोड़ा चेंज मोलर कंडक्टेंस में जबरदस्त चेंज ला रहा है झूले वाला। और सीधी बात है, जब इसमें एक फैक्टर की वजह से चेंज है और इसमें दो फैक्टर की वजह से चेंज है तो झूले वाला चेंज तो इसी में ही आएगा। और झूला तो ऐसे ही बनता है भैया। और ये हमारा ऐसा बन गया। समझ में आया क्या रीजन था? है? लेकिन झूले वाले चेंज में एक समस्या है कि अगर झूला बन गया, और आप लोगों ने एक नाम सुना है, मैं बोलूं? एक्स्ट्रापोलेशन। कभी नाम आया फिजिक्स में? एक्स्ट्रापोलेशन, ठीक है? इसका मतलब क्या है एक्स्ट्रापोलेशन? एक्स्ट्रापोलेशन इस शब्द का मतलब अगर कोई जानता है तो मुझे बताओ, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा, क्या करूंगा, और तो मजबूरी है भाई। पहले बताओ, झूले वाला चेंज वीक में क्यों है और नॉर्मल चेंज स्ट्रॉन्ग में क्यों है? समझ में आया है? लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछ लूं, अगर ये तो ग्राफ मैंने अलग अलग बनाए हैं, अगर मुझे एक साथ बनाने को कहा जाता तो झूला भी इसी में बनाता और नॉर्मल झूला भी इसी में बनाता। बताओ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दीजिएगा।
कि अगर मैं लेमडा एम सी और अंडर रूट सी का ग्राफ, यहां पे ये स्ट्रेट लाइन तो बनी है, झूले वाला अगर मुझे बनाना है तो झूला इसके नीचे बनाऊं या झूला इसके ऊपर बनाऊं? ऐसे ना? नीचे क्यों बेटा तमन्ना? ऊपर क्यों नहीं झूला? अब तो एक साथ हो गया ना ग्राफ, पहले तो अलग अलग बना था। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे, देखो इसमें दो सवाल आ गए, ये ग्राफ बना दिया उन्होंने, क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा ग्राफ वीक का है, कौन सा ग्राफ स्ट्रॉन्ग का है, कर लोगे? फिर दूसरा पूछेंगे कि इनमें से ये वाली वैल्यू नीचे क्यों बनी, ये वाली ऊपर क्यों बनी? टाइम लगा दिया, तो बिल्कुल हलवा टाइप का सवाल है यार। सर, ये 100% आयनों का कंडक्टेंस दे रहा है और ये आप 5% से 10% में भी जा रहे हो, तो अगर 10 भी मान लो तो 100 से तो वो कम ही होगा। तो क्या इसकी मोलर कंडक्टेंस में आयन कहां ज्यादा मिलेंगे? स्ट्रॉन्ग में ज्यादा मिलेंगे, तो उसका ग्राफ ऊपर होगा, और जो वीक का है उसका ग्राफ नीचे होगा। इसमें तो सिंपल सा लॉजिक लग रहा है। नहीं आया समझ में? आ रहा होगा सबके समझ में? क्लैरिटी है कॉन्सेप्ट में? है? तो झूले वाला चेंज वीक के लिए, नॉर्मल टाइप का चेंज स्ट्रॉन्ग के लिए, डीएचओ इक्वेशन क्या है, वगैरह वगैरह करते हुए मेरा कहानी वहां के रुक गई कि एक्स्ट्रापोलेशन किसे कहते हैं। भाई किसी ने बताया नहीं, मैं बोलूं? हाँ, ग्राफ आगे बढ़ा दो। जैसा ग्राफ बन रहा है ना, जैसे मैं एक छोटी सी बात करूं, मतलब ऐसे समझो कि अगर मैं ऐसे सीधे आ रहा हूं इस तरह से और मैं यहीं रुक गया, तो आपके मन में आएगा भाई आगे मैं क्या करूंगा, तो मैं जैसे आ रहा हूं सीधे वैसे हो गया। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेट, कि जहां तक एक्सपेरिमेंट आपने किया उस ग्राफ को देखकर आगे ग्राफ को बढ़ा दो कि भाई ग्राफ कैसे होगा। तो जिस तरीके से अगर ये ग्राफ बन रहा है या चल रहा है, अगर इसको ऐसे मिला दो, तो क्या ये ग्राफ वाई एक्सिस को टच नहीं कर जाएगा? और ये तो वाई एक्सिस के पैरेलल खड़ा हो जाएगा। जनाब मुझे बताइए इस पॉइंट पर अंडर रूट सी क्या है? जीरो। अगर अंडर रूट सी जीरो है तो सी भी क्या होगा? जीरो। अगर सी जीरो है तो क्या है? इन्फिनिटी। क्या ये वैल्यू एलएमसी होगी कि नहीं? ग्राफ के माध्यम से किसकी एलएमसी हम निकाल सकते हैं? स्ट्रॉन्ग की निकाल सकते हैं। किसकी नहीं निकाल पा रहे हैं? वीक की, क्योंकि ग्राफ में झूला बिल्कुल वाई एक्सिस के पैरेलल चला गया, तो मिलाएंगे तो ग्राफ मिलेगा ही नहीं। तो बताइए, और ग्राफ ग्राफ जो बनता है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है या एक्चुअल में प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट होता है? तो ग्राफ हमेशा प्रैक्टिकल बनता है। ग्राफ कभी बनाते हो प्रैक्टिकल रिजल्ट लेते हो, क्यों भाई? है ना? तो आप बताओ किसकी एलएमसी हम नहीं निकाल पाए प्रैक्टिकली, और किसकी निकाल गए? स्ट्रॉन्ग की। ठीक है? तो कहां, अच्छा एक बात बताओ, अगर निकाल लेते टॉपिक खत्म था, सेकंड टॉपिक कंडक्टेंस खत्म हो गया, अब साइंटिस्ट ये सोचने लगे यार ये तो बड़ा कमाल हो गया, हम एलएमसी निकाल ही नहीं पा रहे हैं। किसकी? वीक की। और कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा? फिर साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद कोहलॉच लॉ आता है, वो अपने लॉ के माध्यम से एलएमसी उसका भी निकाल देता है मैथमेटिकली। प्रैक्टिकली नहीं, मैथमेटिकली। प्रैक्टिकली निकालना होता तो पहले निकाल लेते, लेकिन जोड़ घटा के कहेगा कि आप एलएमसी किसका निकाल सकते हो? वीक इलेक्ट्रोलाइट का। और जोड़ घटाने पे न्यूमेरिकल बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा सवाल कोहरलॉच लॉ पे बनने वाले हैं। लेकिन कोहरलॉच लॉ की जरूरत क्यों पड़ी, ये समझ में आया सबको? ठीक से थ्योरी रिवाइज है? कुछ नहीं, अगर थ्योरी पढ़ने का मन किया करे मेरे से क्लास में समझ लिया करो, और एनसीईआरटी बस पढ़ लिया करो, और फिर बाकी समय तो क्वेश्चन और ट्रिक्स पे लगाया करो।
मुझे उम्मीद है कि आज मैंने जो पढ़ाया लिखाया समझाया जो कुछ भी होगा वो क्लियर होगा। क्यों बेटा? हैं? एक बार पूछ लूं? हैं? हाँ। डीएचओ इक्वेशन को कौन फॉलो करता है? हम्म। किस में झूले वाला चेंज है? झूले वाला चेंज वीक में क्यों है? क्योंकि उसमें दो फैक्टर डोमिनेट करते हैं। नॉर्मल चेंज स्ट्रांग में क्यों है? एक ही फैक्टर होगा। लेकिन झूला और सिंपल झूला, झूला और सिंपल झूला एक साथ बनाना हो, किसका नीचे आएगा? झूला और सिंपल झूला, तो जो झूला है वो नीचे रहेगा और सिंपल झूला ऊपर रहेगा। राइट? आ गया समझ में? और ये बात बताइए कि हम ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेशन करने पर एलएमसी किसकी निकाल पाए और किसकी नहीं निकाल पाए? है ना? क्लियर है? क्योंकि एक बात बताऊं, अगर ये बात समझ में आएगी तो ये भी समझ में आएगा कि भाई कोहरलॉच की जरूरत क्या थी वीक का एलएमसी निकालने के लिए। बिल्कुल ठीक है, करें शुरू। और अब देखिएगा बहुत मजा आने वाला है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन पहले डिस्कशन पे ले लो इसको। और ये आ गया आपके सामने, ये रहा कोहरलॉच लॉ। अब इस जगह पे अगर हम कोहरलॉच लॉ का विषय उठाते हैं तो अब जरा सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे भी। देखो, कोहरलॉच लॉ, पहली बात, हमेशा नहीं लगता, एट इंफिनिटी डाइल्यूशन पे लगता है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम लेमडा एम सी पे लगा दो, समझे? इंफिनिटी पे लगता है। और लॉ क्या है? बड़ा सिंपल है। क्या है? बोले जी, अगर आप लेमडा एम इंफिनिटी NaCl की निकालना चाहते हो तो आप लेमडा एम Na प्लस का निकाल लो इंफिनिटी पे, और लेमडा एम इंफिनिटी किस पे लगा दो? Cl माइनस का, और दोनों को जोड़ दो। इसी प्रकार से अगर लेमडा एम इंफिनिटी BaCl2 का निकालना चाहते हो तो ये क्या कहते हैं, जल्दी बोलो। लेमडा एम क्या बेटा? Ba2 प्लस में, और लेमडा एम बोलो भाई Cl माइनस की निकाल दो। क्या Cl माइनस या 2 भी लिखना पड़ेगा? 2 भी लिखना पड़ेगा। अगर मुझे लेमडा एम इंफिनिटी अल्मोनियम सल्फेट की निकालनी हो तो मेरा नियम ये कहता है कि 2 लेमडा एम इंफिनिटी अल्मोनियम पर ले लो और प्लस लेमडा एम इंफिनिटी सल्फेट का लेके, और साथ में कितने का मल्टीप्लाई कर दो? 3 का। पता है क्या कहता है? अगर आप किसी का भी एलएमसी निकालना चाहते हो तो उसके फार्मूले में जितने भी आयंस हैं उनके एलएमसी को सिंपली ऐड कर दो इंफिनिटी डाइल्यूशन पे, वही वैल्यू कहलाएगी क्या बेटा? कोहरलॉच लॉ। ठीक? सिंपल है बेटा। अल्मोनियम सल्फेट में कितने आयन हैं? 5। कितने टाइप के हैं? 2। उन सब का एलएमसी निकाल के सिंपली ऐड कर दो। NaCl में एक एक है, उनका कर लो। BaCl2 में इनका इनका कर लो। कोई दिक्कत तो नहीं भाई? आया समझ में इतनी थ्योरी? कौन ऐसा स्टूडेंट है, देखो, इस लॉ को कोई मुझे साबित कर दे, जस्टिफाई कर दे कि यह लॉ कैसे करेक्ट है। आपको याद है मैंने आज जब पढ़ाना शुरू किया तो लेमडा एम इक्वल टू डायरेक्ट वी कापा लिख दिया। मैं समझा तो दिया ना वी कापा कैसे आया, जस्टिफाई तो कर दिया ना। वैसे मुझे ये फार्मूला बड़ा आसान सा दिख रहा है, ठीक है? तो मुझे ये पहले बता दो कि इस फार्मूले को जस्टिफाई कैसे करोगे। है कोई क्रांतिवीर जो इसको समझा सके, जस्टिफाई कर दे? हाँ यार, ये तो लासिम, ये तो होना ही चाहिए था कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का एलएमसी निकालना चाहते हो, ठीक है, तो आप उसके अंदर फार्मूले में जितने भी आयंस हैं उन सब का एलएमसी लेके जोड़ दो, खत्म काम। यही कोरलॉच लॉ है। आ गया समझ में? बोलो, कर दूं जस्टिफाई? है? ओके।
थर्मोडायनामिक्स पढ़ाइए, हाँ पढ़ा दिए, पढ़ा दिए ना, पढ़ा दिए। एक्सटेंसिव इंटेंसिव पढ़ा है। क्वांटिटी वाला कौन सा होता है? एक्सटेंसिव। और नेचर वाला कंडक्टिविटी। एक्सटेंसिव क्वांटिटी भी डिपेंड करती है ना? और क्या थर्मोडायनामिक्स का नियम है? जो एक्सटेंसिव है उसको सिंपली ऐड किया जा सकता है, लेकिन जो इंटेंसिव उनको सिंपली ऐड, ये क्या है? एक्सटेंसिव। तो इनकी कंडक्टिविटी को सिंपल ऐड कर दिया गया। यहां 2 Cl हैं तो 2 के साथ ऐड कर दिया गया। यहां 3 और 2 हैं तो 3 और 2 के साथ ऐड कर दिया गया। आया समझ में? हैं? तो इसको हम बहुत ही सिंपल लॉजिक से समझ सकते हैं। सर ये तो होना ही था, ये तो आना ही चाहिए था। क्यों सर? क्यों सर? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। आपने पढ़ा नहीं है? एक बॉडी का मास m1 है, एक बॉडी का मास m2 है, दोनों को जोड़कर नई बॉडी बनाओ, उसका मास कितना होगा? क्या इसमें कोई डाउट है आपको? m1 प्लस m2 होगा। लेकिन एक बॉडी का डेंसिटी d1 है, एक बॉडी की डेंसिटी d2 हो, मिला के नई डेंसिटी बताओ, d1 प्लस d2 बोल दोगे क्या? सिंपल लॉजिक बता दिया। बाकी कोहरलॉच लॉ में कोई दिक्कत है? वो ये कहता है कि अगर मोलर कंडक्टेंस किसी कंपाउंड का निकालना चाहते हो, रुक जाओ, मोलर कंडक्टेंस किसका निकालना चाहते हो, तो बस कुछ नहीं करो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को सीधे सीधे लेके ऐड करो। लेकिन एक बात ये बताओ, ये लॉ नॉर्मल डाइल्यूशन पे क्यों नहीं एप्लीकेबल है? सोचो सोचो सोचो। इसके बाद सवाल कराता हूं आपको, और देखिएगा कितने आराम से करता हूं। पहले आपसे पूछेंगे फिर अपना जवाब देंगे। ठीक? बोलो, क्या सवाल था मेरा? कुछ ही बोलो। नॉर्मल पे क्यों नहीं होता? सुनो, Na+, ठीक है, अगर कंसंट्रेशन 0.1 है और अगर कंसंट्रेशन 0.01 m है और दोनों बार Na+ है, यहां मोलारिटी कम है, यहां पानी ज्यादा है, यहां फ्रीनेस ज्यादा है। अगर ये वैल्यू x आती है, क्या x आएगी? ये कुछ और आएगी, पक्का है ना? लेकिन अगर लेमडा m आपने क्या ले लिया? इन्फिनिटी। अगर ये वैल्यू x है, x तो ना माने, x डैश मान लें, तो क्या ये वैल्यू फिक्स नहीं होगी? है? तो एक बात ये पहले बताओ, लेमडा m 0.1 पे निकालो और 0.01 पे निकालो, वो वैल्यू अलग अलग आएगी, ठीक है? लेकिन फिक्स वैल्यू हमेशा किस पे रहेगी? इन्फिनिटी पे। तो कौन सी वैल्यू बदलने वाली नहीं है? इन्फिनिटी पे। इसीलिए इस लॉ में वैल्यू ना बदले, वैल्यू ना बदले, तो रिजल्ट भी ऐसा लेना पड़ेगा जो उस समय का निकाला गया हो। जो वैल्यू बदलना नहीं चाहता है, तो वो हमेशा किस पे होता है? इन्फिनिटी डायल्यूशन पे होता है। उससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। आ गया? एक बार फिर से मुझे बताओ, व्हाट इज कोहरलॉच लॉ? किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का एलएमसी निकालना चाहते हो तो उसके आयन की एलएमसी को सिंपली ऐड कर दो, अकॉर्डिंग टू विच प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और ध्यान रखना, ये लॉ हमेशा नहीं लगता है, इन्फिनिटी डाइल्यूशन पे लगता है। अब क्यों लगता है? उसके अपने अपने नियम है, अपने अपने लॉजिक है। समझ में आया कोहरलॉच लॉ की जरूरत क्यों पड़ी थी? है ना? लिखो, सवाल कराते हैं। लिखो एप्लीकेशन ऑफ एलएमसी। अब जल्दी जल्दी लिखो। अब मैं आपको क्वेश्चन के शॉर्टकट देता हूं। लिखो, लॉ समझ गए बेटा? है? क्लियर है? ओके।
चलो एक दो पॉइंट्स और हैं लेकिन वो कल बताऊंगा, पहले एक बार लॉजिक पहले पढ़ा लूं उसके बाद बात करता हूं, क्योंकि अभी आपका टेस्ट भी होगा ना, तो थोड़ा सा उसका भी ध्यान रखना होता है। चलो खैर एक बात बताओ, लिखो, लेमडा एम इंफिनिटी हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी निकाल सकते हैं। किसकी निकाल सकते हैं? अच्छा ईमानदारी से बताओ, प्लस टू में पढ़ा था ये? प्लस टू में है ये? पढ़ा है ना सबने? किसी को याद है ये कैसे निकाला जाता था? जोड़ घटा के, जोड़ घटा के। पता है क्वेश्चन कैसे आता था? देखो, अगर मान लो लेमडा एम इंफिनिटी, मान लो मुझे एस्टिक एसिड की निकालनी हो। किसकी निकालनी हो? और मुझे लेमडा एम इंफिनिटी एचसीएल की दे दी जाए एक्स, लेमडा एम इंफिनिटी NaCl की दे दी जाए वाई, और लेमडा एम इंफिनिटी दे दी जाए, रुक जाओ बेटा, CH3COO Na की क्या बेटा? जेड। मैं तो एक्स वाई जेड में करा देता हूं। तो ट्वेल्थ में हम क्या करते थे? कुछ को ऐड करते थे, कुछ को सब्ट्रैक्ट करते थे। कई बार टू से मल्टीप्लाई भी करना होता था, कई बार टू से डिवाइड भी करना होता है। ठीक। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, इन तीन को कैसे जोड़ो कैसे घटाओ, वो तो आप देखो। आप लेमडा एम इंफिनिटी किसका निकालो? CH3COOH का, जो कि क्या होता है बोलो? वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या इसकी वैल्यू बेटा राहुल प्रैक्टिकली निकाल सकते हो? थ्योरेटिकली निकाल सकते हो? जोड़ घटा के निकाल सकते हो? अब आपको ये देखना किसको किसको ऐड करना है और किसको किसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है। चलो, मैं एक बार आप लोगों से एक बार राय ले लूं, मुझे बताओ कि किसको किसको ऐड करना है, किसको किसको सब्ट्रैक्ट करना है? हैं? बोलो बोलो। एक्स, एक्स प्लस जेड माइनस वाई, यही है? हैं? अच्छा, रुको रुको, मैं एक बार पूछना चाहता हूं, ये तो जमा हलवा क्वेश्चन है। ठीक। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि आपको आता है कि नहीं आता है। एक क्वेश्चन निकालना, मैं देखूंगा उसमें बताना कैसे कैसे करोगे। लिखना एक बार, क्वेश्चन ये है, फिर आपको बताऊंगा। लिखो, कैलकुलेट LMC ऑफ H3PO4। H3PO4 का लेमडा एम इंफिनिटी आपको निकालना है। ठीक है। अगर ये कर लोगे ना, तो मैं मानूंगा सब कर लोगे। और मुझे इन्होंने कैल्शियम फॉस्फेट का LMC दे रखा है, H2SO4 का दे रखा है। ठीक है। और साथ ही साथ में H2SO4 का हो रखा है, और तीसरा जो है वो CaSO4 का दे रखा है, CaSO4 का दे रखा है। और ये वाली वैल्यू अगर मैं x मान लूं, ये वाली वैल्यू y मान लूं, और ये वाली वैल्यू मैं z मान लूं, ये वाला करके दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा कि आप लोग को फिर आता है ये। देखें, आंसर एक्स वाई जेड में निकालना। ठीक है। कर दिया? कितना आया शुभम?
चल बेटा, इससे ज्यादा अगर आप लोग समय ले रहे हो तो सिर्फ शुभम का ही सही जवाब है। बाकी बच्चों को लगता है फंस गए, वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो गए। ठीक, बोलूं, तरीका बताऊं? है, देखो, इतना तो समझते ही होगे कि अगर किसी का एलएमसी निकालना है और दो तीन वैल्यू जुड़ी हुई है तो जोड़ घटाना है। अब उस जोड़ घटाने में पहले ये डिसाइड करना कि किन दो को जोड़ना है और किसको घटाना है, सुन लो, है ना। और फिर कहां टू करना है, कहां बाई टू करना है, ये बड़ा प्रॉब्लम वाली बात है। ट्रिक बताऊं? है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। अगर ये समझ जाओगे तो ये भी समझ जाओगे। देखो, दो को रिएक्ट कराओ और ऐसा रिएक्ट कराओ कि उनके आयन कॉमन ना हो। बताओ कौन कौन है? इन तीन में से, ये तीन कंपाउंड है ना, दो ऐसे छांट लो जो आयन जिनके कॉमन ना हो। कौन कौन है? फर्स्ट और, तरीका सीख लो बेटा, ये हो गया। और दूसरा, अब इनकी आपस में रिएक्शन कराओ। कैसे? प्लस को माइनस से जोड़ दो, माइनस को प्लस से जोड़ दो, क्या बनेगा? NaCl। और दूसरो बोलो बेटा, CH3COH। कर दिया बेटा? है, इसकी वैल्यू बताना बेटा, Z। इसकी वैल्यू बताना कितना, X। इसकी वैल्यू बोलना Y। किसकी निकालनी है? ठीक, क्या आपको नहीं लगता है X प्लस Z माइनस Y कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी? ठीक, आओ, किन की रिएक्शन कराऊं? बोलो, प्रोडक्ट बताओ, और बोलो। कर दिया? है, बोलो, क्या ये बैलेंस है? यहां क्या कर दूं? तीन। फॉस्फेट कितना कर दूं? दो। हो गया बेटा। अब यहां पे क्या हो जाएगा? थ्री। हो गया? है, इसकी वैल्यू बोलना एक्स। इसकी वैल्यू बोलना, इसकी वैल्यू बोलना, और किसकी चाहिए? ये हुआ आंसर, बोलो। एक्स प्लस 3y माइनस का 3z, और वो आंसर हो गया। इसमें एक बच्चे को पता है। ठीक, क्लियर है? कैसे करोगे समझ में आया? जब कभी भी एलएमसी निकालनी हो वीक की और तीन वैल्यू दी हो, ठीक है, तो खट से पहले उन दो की रिएक्शन करा देना जिनकी आयन कॉमन नहीं है। उसके बाद तो समझ में आ जाएगा कैसे करना है। अब इससे बड़ा मुश्किल नहीं हो सकता इस टॉपिक पे, और इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। यूं तो ये तो वैसे भी याद है, ठीक है, लेकिन भैया मेडिकल के अंदर कोई भी मेथड अगर मैं आपसे कहते हैं 1 मिनट, लेकिन मैं ये एग्जाम में मानता हूं कि इफेक्टिवली माइंड का प्रेशर देखते हुए 40 ही सेकंड मिलते हैं, तो टीचर को हमेशा वही मेथड बताना चाहिए जो 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। आ गया समझ में? तो जब कभी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का एलएमसी निकालना हो तो इतना तो आप समझ ही जाओगे कि भैया एट सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। और बड़े आराम से हम इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं। तो सारे बच्चे पहले मुझे ये रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है? और एक छोटा सा पॉइंट और बता देते हैं, बस 2-3 मिनट लेंगे, उसके बाद अपनी टेस्ट की तैयारी करो। ये कर लोगे? हैं, लिख लो बेटा जल्दी से। वैसे तो टेस्ट की तैयारी अभी क्या करोगे, करके आना चाहिए था। लिखो दूसरा पॉइंट, विद द हेल्प ऑफ कोहरलॉच लॉ, with the help of Kohrloch law,
लिखिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा के ए के बी। जानते हो के ए के बी? इक्विलिब्रियम। क्या है ये, जरा के बताना क्या था? नहीं, क्या था के? ये था आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड, और ये था आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस। निकाल सकते हैं, ठीक, ये हम निकाल सकते हैं। और इसका फार्मूला हम लोग क्या पढ़ते थे? अल्फा इक्वल टू लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम, बोलो क्या बेटा? इन्फिनिटी। और अगर परसेंटेज निकालना हो तो क्या करें? 100 का मल्टीप्लाई कर दें, तो अल्फा की वैल्यू ऐसे आ जाती थी। और याद है इक्विलिब्रियम में क्या होता था? के ए और के बी हम कैसे निकालते थे? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। 1 - अल्फा को तो हम सहित कर देते हैं, 1 - अल्फा को तो हटा ही देते हैं आमतौर पे। तो हमारे लिए फार्मूला बन जाता था के ए और के बी की वैल्यू इक्वल टू, बोलो बेटा, सी अल्फा स्क्वायर हो गई, राइट। और सी क्या है? मोलारिटी। अल्फा क्या है? ऊपर से आ रहा है यही होगा फार्मूला। इससे हम क्या निकालते थे, जल्दी बताओ। रुको, एक मिनट रुको बेटा, बच्चे फार्मूला पता है क्या एग्जाम में लिख जाते हैं? ये ऊपर ये नीचे, लेकिन अगर थोड़ा लॉजिक से पढ़ोगे ना तो आपको क्या याद रहेगा, ये पहले बताओ। अल्फा की वैल्यू एक से कम या एक से ज्यादा? तो इसका मतलब जो कम वैल्यू है वो ऊपर होनी चाहिए, और जो ज्यादा वैल्यू है। अब एग्जाम में जब प्रेशर होता है ना, प्रेशर बहुत बड़ी चीज होती है प्रेशर। इसमें कई अच्छे बच्चे वे बैठते हैं जिन्हें मुझे लगता है कि यार इनका तो हो जाना चाहिए था इसी साल सिलेक्शन, फिर भी नहीं हुआ। वो प्रेशर है, वो प्रेशर का कमाल है। जब प्रेशर आता है ना तो उल्टा सीधा होता है, कुछ को कुछ लिख जाते हैं। तो थोड़ा लॉजिक से और ठंडे दिमाग से सोचोगे, यार ये सर ने बताया तो था यार, एक चीज ऊपर होती है एक चीज नीचे होती है, ये नहीं याद आ रहा कौन सा होता है ऊपर नीचे। तो जिसके लॉजिक क्लियर है यार, लेमडा एम इन्फिनिटी तो ज्यादा वैल्यू होती है, और लेमडा एम सी तो कुछ भी कम होगी। तो कम ऊपर होना चाहिए और ज्यादा वाला नीचे होना चाहिए, तो अपने आप याद आ जाता है कि क्या चीज ऊपर होगी और क्या चीज नीचे होगी। मैं हमेशा मानता हूं कि जब आप एग्जाम में बैठे हो तो आप अलग हो, और जब आप यहां बैठे हो तो अलग हो। बहुत फर्क होता है, कम से कम 40% का तो फर्क होता ही होता है, ठीक है। तो बस मैं जल्दी से इस बात को खत्म करूंगा, समझ में आया बेटा? क्लियर है? और इस पे सवाल मेडिकल में कैसे बनते हैं छोटा सा अभी करके दिखा दो। फार्मूला तो सब मैंने बता ही दिया, लिखो। देखो, मोलर कंडक्टेंस एट 0.2 एम पे है, और इन्फिनिटी डाइल्यूशन पर है। दो कंडीशन पे दे रखी है, एक वैल्यू पे 20 दे रखी है, एक वैल्यू पे 400 दे रखी है, ओके। और आपसे इन्होंने पूछा है कि अल्फा बताओ और के ए बताओ। करो इस क्वेश्चन को, अल्फा बताओ और के ए बताओ। और बेटा, अब जो इस टॉपिक के बाद शुरू होगा वो बहुत ही खतरनाक टॉपिक है, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आएगा, ठीक है। तो वो टॉपिक कल से शुरू होगा। हालांकि इसके बारे में एक दो पॉइंट्स मैं कल भी डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। और अब मैं जल्दी से आप लोगों से पूछूंगा कि आज का जो लेक्चर मैंने पढ़ाया है क्या वो आपको याद है कि नहीं याद है? 5% अल्फा आ गया, 5 × 10⁻⁻⁴ कर लिया सभी ने? है क्लियर है? जरा एक बार सारे बच्चे कॉपी बंद कर दो, एक बार देखो याद हुआ है कि नहीं याद हुआ है। चलो बताओ, लेमडा ई का, लेमडा ई का यूनिट बताओ। ठीक है, कौन सी कंडक्टेंस जो है डाइल्यूशन के बढ़ाने पर बढ़ती है? डाइल्यूशन को बढ़ाने से बढ़ती है। मोलर और इक्विवेलेंट दो हो गए ना, एक नहीं दो हो गए। और कौन सी वैल्यू घटती है? डीएचओ इक्वेशन क्या है?
ठीक है। ए नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट? व्हाट डू यू मीन बाय टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट? आया समझ में? किसका झूला और किसका सामान्य झूला बनता है अकॉर्डिंग टू डीएचओ? है। और दोनों ग्राफ को एक साथ प्लॉट करने पे नीचे ऊपर बोलो। है। ठीक है। एक्स्ट्रापोलेशन क्या चीज होती है? ग्राफ जैसे बन रहा उसको आगे बढ़ा दो, उससे किसकी एलएमसी हम निकाल पाए और किसकी नहीं निकाल पाए प्रैक्टिकली। इस जो चीज को हम नहीं निकाल पाए उसे किस साइंटिस्ट ने कैसे निकाला? कोरलॉच लॉ ने निकाला। व्हाट इज कोरलॉच लॉ? मोलर कंडक्टिविटी अगर किसी कंपाउंड की निकालनी हो तो उसके आयंस की एलएमसी निकाल के जोड़ दो। ठीक है। ये फार्मूला ऑलवेज वैलिड या इन्फिनिटी डाइल्यूशन है? अगर लेमडा एम वीक इलेक्ट्रोलाइट की निकालनी हो और तीन वैल्यू आपको दे रखी हो तो क्वेश्चन करने की टेक्निक क्या है? जो कॉमन है उनको ऐड करके रिएक्शन करा दो और एक पॉसिबल प्रोडक्ट बना के अपने आप समझ में आ जाएगा किसको जोड़ना है और किसको घटाना है, किसमें तीन का मल्टीप्लाई करना है, किसमें दो से डिवाइड करना। और लास्ट में चलते चलते अगर डीओडी निकालना हो, कौन ऊपर कौन नीचे? लैम्डा एम क्या बेटा? सी ऊपर होगा और इन्फिनिटी नीचे होगा। और के ए के भी समझते हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड।